हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द रॉयल कोचिंग बस में। हम जनन स्वास्थ्य का भाग 1 पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जनन स्वास्थ्य भाग 2। जनन स्वास्थ्य भाग 1 में हमने जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा था। साथ ही हमने पढ़ा था कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, जनसंख्या के कारण क्या होते हैं। हमने लिंग अनुपात पढ़ा, हमने जन्म दर के बारे में पढ़ा, हमने मृत्यु दर के बारे में पढ़ा। और आज हम भाग 2 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। तो जनसंख्या नियंत्रण के उपाय के लिए कुछ विधियां होती हैं, जिसे सबसे पहली विधि है हार्मोनल विधि, दूसरी है यांत्रिक विधि और तीसरी जो विधि होती है वो है सर्जिकल प्रक्रिया। हो सकता है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि हार्मोनल विधि किसे कहते हैं 2 नंबर में, या आ जाए 2 नंबर में यांत्रिक विधि किसे कहते हैं, या आ जाए सर्जिकल विधि किसे कहते हैं। ये 2 नंबर में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। और हो सकता है कि पूछते कि जनसंख्या नियंत्रण के उपाय लिखिए 4 नंबर में, तो आप ये वाले क्वेश्चन तीनों को आपको मिलाकर लिखना है। तो हम सबसे पहले अगर बात करें हार्मोनल विधि की, अगर हम हार्मोनल विधि की बात करें तो ये एक प्रकार की मुख्य निरोधक विधि है। इसमें गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग किया जाता है। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिख रखा है, गोलियों में माला डी और माला एन, ये मुख्य गर्भ निरोधक गोलियां होती है। इससे गर्भ को होने से रोका जाता है हार्मोनल विधि में। अब दूसरी हमारी आती है यांत्रिक विधियां। इसे सबसे सरल विधि माना गया है, यांत्रिक विधि को सबसे सरल विधि माना गया है। इस विधि में शुक्राणुओं को अंडाणुओं से मिलने से रोका जाता है और बहुत ही इसका आसान तरीका होता है। पुरुषों के लिए जो होता है वो कॉन्डोम का उपयोग किया जाता है और या स्पर्शनाशक क्रीम का उपयोग इसमें किया जाता है। अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाएं जिसका उपयोग करती है उसे कामामोचक कहा जाता है, आईयूडी। आईयूडी का जो फुल फॉर्म है वो है इंट्रा यूट्रेलाइन डिवाइस। ये आईयूडी का फुल फॉर्म है। हो सकता है कि आपको 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में पूछ सके कि आईयूडी का फुल फॉर्म क्या है। आईयूडी में कॉपर टी का उपयोग किया जाता है। आईयूडी में महिला कॉपर टी का उपयोग करती है, जिसमें कॉपर टी को गर्भाशय के अंदर रखा जाता है और गर्भ को होने से रोका जाता है। तो ये जो विधियां हैं, ये जो 2 विधियां थी हमारी, एक हार्मोनल विधि और एक यांत्रिक विधि। और एक विधि जो आती है वो है सर्जिकल प्रक्रिया। यह एक ऑपरेशन वाली विधि है सर्जिकल प्रक्रिया, जो कि 2 प्रकार से होती है। एक होती है पुरुष नसबंदी और एक होती है महिला नसबंदी। पुरुष नसबंदी को ही वैक्सेक्टोमी कहा जाता है, पुरुष नसबंदी को वैक्सेक्टोमी कहा जाता है और महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि वैक्सेक्टोमी किसे कहते हैं या ट्यूबेक्टोमी किसे कहते हैं। 2 नंबर में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, वैक्सेक्टोमी किसे कहते हैं या ट्यूबेक्टोमी किसे कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि यही पूछे कि पुरुष नसबंदी किसे कहते हैं। तो वैक्सेक्टोमी में पुरुष की शुक्रवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है। आप ध्यान से सुनना कि वैक्सेक्टोमी में पुरुष की शुक्रवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु आगे नहीं जा सके। तो यही पुरुष नसबंदी कहलाती है, यही वैक्सेक्टोमी कहलाती है। और महिला नसबंदी की हम बात करें या ट्यूबेक्टोमी की हम बात करें, इसमें महिला की फिलोपियन नलिका को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे अंडे शुक्राणुओं से ना मिल सके या आगे की ओर ना जा सके। तो यही महिला नसबंदी कहलाती है, ये इसे ही ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। तो ये हमारी जनसंख्या नियंत्रण के कुछ उपाय थे, हार्मोनल विधि, यांत्रिक विधि और सर्जिकल प्रक्रिया। ये 3 प्रकार की है, आप इसका विशेष ध्यान रखना। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि चिकित्सक गर्भ समापन किसे कहते हैं, चिकित्सक गर्भ समापन किसे कहते हैं। तो इसमें आप देखना कि अनचाहे भ्रूण को शल्य क्रिया के द्वारा, अनचाहे भ्रूण को शल्य क्रिया के द्वारा गर्भाशय से बाहर कर दिया जाता है, शल्य क्रिया द्वारा गर्भाशय से बाहर कर दिया जाता है। इसे ही चिकित्सक गर्भ समापन कहते हैं या इसे ही गर्भपात भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में भ्रूण को शल्य क्रिया मतलब एक ऑपरेशन के मेथड से इसे बाहर कर दिया जाता है और इसे ही चिकित्सक गर्भ समापन कहते हैं या इसे ही गर्भपात कहते हैं। या कभी क्वेश्चन आ जाए कि गर्भपात किसे कहते हैं, तो यही वाला आंसर है इसका। अब अगली एक प्रक्रिया आती है एमनियोसेंटेंसिस। ये हमारा देखा जाए तो एक मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है इस चैप्टर का।
एमनियोसेंटेंसिस किसे कहते हैं? तो हम इसको समझते हैं कि एमनियोसेंटेंसिस किसे कहते हैं। एमनियोसेंटेंसिस एमनियोसेंटेंसिस एक ऐसी तकनीक है जिसमें जन्म से पहले ही बच्चों में होने वाली आनुवंशिक बीमारी का पता लगाया जा सकता है। एक बार और फिर से आप ध्यान से सुनना कि एमनियोसेंटेंसिस एक ऐसी तकनीक है जिसमें जन्म से पूर्व ही होने वाले बच्चे में होने वाली आनुवंशिक बीमारी का पता लगाया जा सकता है। अब आनुवंशिक बीमारी क्या होती है? आनुवंशिक बीमारी उसे कहते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। जैसे बीमारी पहले दादा को थी, दादा से उनके लड़के को ही, उनके लड़के से उनके लड़के को ही, उनके बच्चों को ही, तो ये इसे आनुवंशिक बीमारी कहते हैं। तो इसी तकनीक से उस चीज का पता लगाया जा सकता है। अब अगर हम देखें तो एमनियोसेंटेंसिस में जो माता का जो गर्भाशय जो रहता है माँ का, उसमें एक सुई डाली जाती है और उससे एक एमनियोटिक नामक द्रव्य को बाहर निकाला जाता है। एमनियोटिक द्रव्य को बाहर निकाला जाता है और उसकी जांच की जाती है और उससे देखा जाता है कि कहीं ये जो आनुवंशिक बीमारी, जो आनुवंशिक विकार है, ये आने वाली संतान में तो नहीं है। लेकिन इस एमनियोसेंटेंसिस तकनीक का आजकल गलत उपयोग होने लगा है। इसका उपयोग सबसे ज्यादा लिंग परीक्षण के लिए किया जा रहा है, जो कि एक प्रकार का कानूनी अपराध है। लिंग परीक्षण से पता लगाया जाता है कि कहीं लड़के का जन्म होने वाला है, लड़की का जन्म होने वाला है, जिससे भ्रूण हत्या भी कहीं हद तक बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट ने भी इसके लिए रोक लगा रखी है। सिर्फ एमनियोसेंटेंसिस की अगर जांच होनी है तो सिर्फ वो इसीलिए होगी कि आने वाली पीढ़ी में कोई आनुवंशिक विकार तो नहीं है, तो ही ये जांच होनी है, नहीं तो नहीं हो पाती। आइए हम बढ़ते हैं अब आपके अगले टॉपिक की ओर। आपका अगला टॉपिक जो है वो है सहायक जनन प्रौद्योगिकी। सहायक जनन प्रौद्योगिकी जिसे ART भी कहते हैं। ART का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। एक बार फिर से सुन लेना, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART का फुल फॉर्म होता है। एक बात आप ध्यान रखना, अब हम जो भी फुल फॉर्म जो समझ रहे हैं, फुल फॉर्म हम आपको जो बता रहे हैं वो आपको ध्यान से सुनना है और उन्हें नोट भी करते चलना है, क्योंकि आप जितना उन्हें नोट करेंगे वो आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि ये एक शब्द में उत्तर में अधिकतर आता है कि ART किसे कहते हैं, IVF किसे कहते हैं, जिप्टी किसे कहते हैं, गिफ्ट किसे कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए एक एक नंबर भी बहुत कीमती होता है, क्योंकि आपको पता ही है कि बूंद बूंद से ही घड़ा भराता है। तो जो ART जो है सहायक जनन प्रौद्योगिकी है, हम इसके बारे में अगर बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे दंपत्ति जो संतान उत्पन्न करने में असक्षम होते हैं, ऐसे दंपत्ति जो संतान उत्पन्न करने में असक्षम होते हैं, उनके लिए कुछ तकनीक का उपयोग किया जाता है जिसे कहते हैं ART या सहायक जनन प्रौद्योगिकी। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसे दंपत्ति जो संतान उत्पन्न करने में असक्षम होते हैं, उनके लिए कुछ तकनीक का उपयोग किया जाता है जिसे ART कहते हैं या सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहते हैं। अब अगर हम देखें सहायक जनन प्रौद्योगिकी, तो यह निम्न चरणों में पूर्ण होती है। इसके कुछ चरण हैं। तो सबसे पहला चरण आता है इसका पात्र निषेचन, जिसे हम कहते हैं IVF। आपने IVF नाम सुना होगा, काफी बार सुना होगा, एडवर्टाइज बहुत आते हैं टीवी पर। तो पात्र निषेचन पहला पॉइंट है जिसे कहते हैं IVF। IVF को कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF का फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है वो है अंतः गर्भाशय स्थानांतरण। अंतः गर्भाशय स्थानांतरण जिसको कहते हैं जिफ्ट। जिफ्ट का जो फुल फॉर्म है वो है जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर। अब तीसरे पॉइंट की हम बात करें, तीसरा है परकनली शिशु। परकनली शिशु जिसे कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। अब चौथा पॉइंट है वो है युग्मक अंतः फैलोपियन स्थानांतरण जिसे कहते हैं गिफ्ट। अब गिफ्ट का इसका फुल फॉर्म है गैमेट एंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ये जो फुल फॉर्म जो देखना है ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, एग्जाम में आते हैं आपके, या तो एक शब्द में आ सकता है या हो सकता है कि आपके 2 नंबर के जो प्रश्न है ये उस चीज के अंदर आ जाए। तो आपको विशेष ध्यान देना है, फुल फॉर्म आपको याद होने चाहिए। तो आपने देखा कि जो ART है वो इन चरणों में पूर्ण होती है। अब ये चरण क्या है, इनके बारे में कुछ हम डिटेल में जानेंगे, कुछ डिटेल में हम पढ़ेंगे कि पात्र निषेचन क्या होता है, IVF क्या होता है। इस विधि में अंडाणु का निषेचन, शरीर के बाहर, शरीर के भीतर जैसी स्थिति में किया जाता है। थोड़ा सा ध्यान देना आप
कि इस विधि में अंडाणु का निषेचन शरीर के बाहर, शरीर के भीतर जैसी स्थिति में किया जाता है, जिसे हम आईवीएफ कहते हैं या हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, हम इसे कहते हैं। इसमें भ्रूण का स्थानांतरण फिर वापस मादा के अंदर कर दिया जाता है। जो भ्रूण जो बनता है जब किया जाता है तो जो भ्रूण है उसका वापस मादा के अंदर स्थानांतरण कर दिया जाता है। अब हम बात करें जिफ्ट की। जिफ्ट मतलब अंतः गर्भाशय स्थानांतरण, मतलब जायगोट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर। इसमें जब भ्रूण 8 ब्लास्टोमेयर से अधिक हो जाता है, जब भ्रूण जो होता है वो 8 ब्लास्टोमेयर से अधिक हो जाता है तो इसे स्त्री के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। स्त्री के गर्भाशय में स्थानांतरित करना ही क्या कहलाता है? जिफ्ट कहलाता है। इसमें विशेष कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि किसी दूसरी स्त्री के गर्भाशय से 8 ब्लास्टोमेयर वाला भ्रूण निकालकर उस स्त्री के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है जो मां नहीं बन पा रही है। तो ये वाली कंडीशन भी यहाँ पर अप्लाई होती है, जिसे ही क्या कहते हैं? जिफ्ट कहते हैं। अब हम बात करें परख नली शिशु। इस विधि में स्त्री के अंडाणु को और पुरुष के शुक्राणु को परख नली के अंदर निषेचित किया जाता है और कुछ समय के पश्चात जब वह परिपक्व हो जाता है तो इसे स्त्री के गर्भाशय में उस भ्रूण को स्थानांतरित कर दिया जाता है। इससे जन्म लेने वाले बच्चों को ही टेस्ट ट्यूब बेबी या परख नली शिशु कहा जाता है। अब बात करें अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि युग्मक अंतः फिलोपियन स्थानांतरण, जिसे कहते हैं गिफ्ट। गिफ्ट का फुल फॉर्म है गैमेट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर। ये गिफ्ट का फुल फॉर्म है। जिन स्त्रियों में अंडाणु उत्पन्न नहीं होते, ध्यान से सुनना आप, कि जिन स्त्रियों में अंडाणु उत्पन्न नहीं होते हैं किंतु उनमें निषेचन हो सकता है या भ्रूण का परिवर्तन हो सकता है, तो उन्हें इस विधि के द्वारा एक दाता स्त्री का अंडाणु लिया जाता है और उस स्त्री के फिलोपियन नलिका में उसे स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो यही कहलाता है गिफ्ट, जिसे कहते हैं गैमेट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर। बेटा ये जो क्वेश्चन जो हमने जो पढ़े हैं आईवीएफ, गिफ्ट, टेस्ट ट्यूब बेबी, गिफ्ट, ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत मोस्ट आईएमपी है, आपके लिए बहुत मोस्ट आईएमपी है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि इनसे 1 नंबर के भी क्वेश्चन पूछ ले, 2 नंबर में ही पूछ ले, और हो सकता है कि ये क्वेश्चन 4 नंबर में भी आ जाए। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको इनके फुल फॉर्म भी याद करते चलना है कि किसका क्या फुल फॉर्म है, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब हम आपके जो अगली टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जो आपका अगला टॉपिक है वो है यौन संचालित रोग। यौन संचालित रोग मतलब यौन संचालित रोग मतलब जो फर्टिलाइजेशन, जो निषेचन में जो बीमारी होती है वो कौन कौन सी है? तो पहली सबसे बीमारी है गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स, हेपेटाइटिस बी। ये बीमारियां हैं जो यौन संचालित रोग के द्वारा होती है। ऐसे एग्जाम में अधिकतर इनके नाम पूछे जाते हैं कि यौन संचालित से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। इनकी जो डिटेल्स है वो बहुत कम पूछी जाती है। अधिकतर जो क्वेश्चन अभी हमने जो पहले जो करे हैं वो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको तो सिर्फ इसमें यौन संचालित रोगों के नाम ही याद रखना है कि यौन संचालित जो रोग है वो गोनोरिया, सिफिलिस है, एड्स है और हेपेटाइटिस बी है। ये सभी यौन संचालित रोग है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर हमारा जनन स्वास्थ्य जो आपका जो चैप्टर है वो खत्म होता है। ये 2 भागों में है, भाग 1 और भाग 2। ये भाग 2 था। आपको भाग 2 पढ़ने से पहले भाग 1 को देखना होगा, तो आप भाग 1 को जरूर देखिए। अगर आपको इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको इसके नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल द रॉयल कोचिंग बस पर मिल जाएंगे। तो आप सबसे पहले तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, हमारे इस चैनल को भी आप लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी इसे कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप भेजिए ताकि वो इस चीज का फायदा उठा सके जो यहाँ पर मिल रही है। और आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आपने कितना समझा, आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। और साथ ही अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप उस चीज के लिए भी आप कमेंट्स कीजिए। तो मिलते हैं अब आपके नेक्स्ट चैप्टर में, चलते हैं। धन्यवाद।